बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। बहुत से स्टूडेंट ये सोचते हैं कि बीएससी करने के बाद क्या किया जाएगा, क्या हो सकता है और क्या होता है। मेरी नज़र में नॉर्मली स्टूडेंट बीएससी करने के बाद मेजर 3 कैटेगरीज़ में जाते हैं। एक जो अपनी एजुकेशन को जारी रखते हैं, यानी कि वो आगे पढ़ते हैं। दूसरा, कुछ लोग एजुकेशन को छोड़ देते हैं, बस बीएससी करने के बाद या बैचलर करने के बाद अपना कारोबार स्टार्ट करते हैं या अपने फैमिली कारोबार में लग जाते हैं। तीसरे, वो जो जॉब स्टार्ट करते हैं या जॉब ढूंढना शुरू कर देते हैं, मज़ीद नहीं पढ़ते। अगर एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन में फ़र्दर 2 कैटेगरीज़ होती हैं। कुछ लोग एमएससी में चले जाते हैं और कुछ लोग एमआईटी में चले जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट को ये नहीं पता होता कि एमएससी और एमआईटी क्या चीज़ है। जब एडमिशन लेने जाएं तो वो तकरीबन यही कहते हैं कि दोनों नॉर्मली या तकरीबन सेम है। वाकई इसके 99 तो नहीं कह सकते, तकरीबन इसके 80 से 90% कोर्सेज़ जो होते हैं दोनों को सेम होते हैं। एमआईटी और एमसीएस के कुछ कोर्सेज़ जो होते हैं जो इनको आपस में डिफरेंस करते हैं। एमआईटी क्या चीज़ है और एमसीएस क्या चीज़ है, इसको भी देख लेते हैं। जो कोर्सेज़ होते हैं एमआईटी के मतलब वो ज़्यादातर डेटाबेस, नेटवर्किंग और ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह के कोर्सेज़ के मतलब होता है। और जो होता है एमसीएस के मतलब कोर्सेज़, उसमें कंप्यूटर साइंस, एल्गोरिथम लिखना, कंप्यूटर आर्किटेक्चर यानी कि कोर कंसेप्ट ऑफ द कंप्यूटर, जिसमें नए कंसेप्ट बिल्ड किए जाते हैं, नई चीज़ें इन्वेंशन की जाती हैं, नई चीज़ें डिस्कवर की जाती हैं, नए एल्गोरिथम लिखे जाते हैं। यानी कि आप इस तरह कह सकते हैं कि जो एमसीएस करने वाला बंदा होता है वो मज़ीद आगे एमफिल करता है और पीएचडी भी कर सकता है ईज़िली। और वो सर्च करता है, न्यू चीज़ें डिस्कवर करता है, वो कंप्यूटर साइंटिस्ट बन जाता है और नए नए तरीके, नए नए फार्मूले ईजाद करता है अपनी सोच से, अपनी रिसर्च से। और ज़्यादातर वो टीचिंग फील्ड में या रिसर्च लेवल पे वो काम करता है। जो होता है एमआईटी वाला बंदा, वो ज़्यादातर एमसीएस कंप्यूटर साइंटिस्ट बंदों के बनाए गए कवानीन, बनाई गई चीज़ों को इस्तेमाल करता है। नॉर्मली एमआईटी वाले एक बनी बनाई चीज़ को फॉलो करते हैं। मसलन एक उनको सिस्टम मिल गया नेटवर्क का, उन्होंने उसको चलाना है। दोनों की वैल्यू बहुत अहम है, दोनों की जॉब्स भी बहुत अवेलेबल हैं। अगर दोनों की मिक्स अप जॉब्स के हवाले से मैं बात करूं तो प्राइवेट सेक्टर पे जॉब्स अवेलेबल हैं और गवर्नमेंट सेक्टर पे भी जॉब अवेलेबल होती हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो इसमें टीचिंग की जॉब जो कि यूनिवर्सिटी लेवल या कॉलेज लेवल पे अवेलेबल होती हैं। स्कूल लेवल तो नॉर्मल मिल जाती है। और डाटा एंटर करना, ये भी एक मुख्तलिफ ऑफिस में, कंपनियों में जॉब मिल जाती है। कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब मिल जाती है। इस तरह बैंकिंग में, फिर इंटरनेशनल कंपनीज़, यानी कि कोई भी ऐसा अब डिपार्टमेंट में नहीं रहा जिसमें कंप्यूटर यूज़ नहीं होता और एमआईटी और एमसीएस वाले बंदे को इजीली रख लिया जाता है। इसके अलावा अगर सॉफ्टवेयर हाउस की बात की जाए तो उसमें प्रोग्रामिंग अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर और सॉफ्टवेयर के अलावा मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के तौर पर या फ्रीलांसिंग के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट की जॉब भी आती हैं, उसमें भी आप सर्च करें तो बहुत सी जॉब्स जो कि सिर्फ बीए बीएससी मांगती हैं, तो उनके लिए जॉब्स अवेलेबल होती हैं। अगर आप पंजाब गवर्नमेंट की वेबसाइट पीपीएससी को विज़िट करें तो वहाँ अभी भी ऐड नंबर 6, 7, 8, 9 इस तरह ऐड चल रही होगी। आप उसको डाउनलोड करें और उसके क्राइटेरिया देखें तो उसमें आप देखेंगे कि बीए बीएससी की जॉब्स अवेलेबल हैं। इसी तरह एमए एमएससी एमआईटी वालों के लिए भी जॉब्स अवेलेबल होती हैं गवर्नमेंट लेवल पे। प्राइवेट में तो बहुत सी जॉब्स हैं, लाहौर में तो स्पेशली बहुत सी जॉब्स अवेलेबल हैं। तकरीबन हर जगह ऑफिस हैं, हर जगह सॉफ्टवेयर हाउसेज अवेलेबल हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई स्किल्स आती है, कोई स्किल में जिसमें हमें कमांड है, जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो सकती है, प्रोग्रामिंग हो सकती है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट हो सकता है, डाटा ऑपरेटर हो सकता है, प्रेजेंटेशन यानी कि प्रेजेंटेशन बनाना, कोई भी चीज़ आप फ्रीलांसिंग के तौर पर भी आप काम स्टार्ट कर सकते हैं।
वेबसाइट बनाना आजकल तो बहुत से टूल्स अवेलेबल हैं, बहुत सी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो कि ऑनलाइन वेबसाइट बना के दे देती हैं, और बहुत सी चीज़ें जो हमें बनी बनाई मिल जाती हैं, बस कुछ बटन दबाने होते हैं और कुछ तकनीक होती हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए मिनटों में आजकल वेबसाइट बन जाती है। लेकिन वेबसाइट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसको बाद में मेंटेन रखना ये एक टफ वर्क होता है। अगर वेबसाइट की बात की जाए तो वेबसाइट की फील्ड में जाने के लिए सबसे पहले HTML लैंग्वेज आनी चाहिए, जो कि एक फ्रंट एंड लैंग्वेज है फॉर वेबसाइट। उसके अलावा CSS है और उसके अलावा जावास्क्रिप्ट है। इनका बेसिक नॉलेज होना चाहिए एक बेसिक वेबसाइट बनाने के लिए। अगर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में जाना है तो उसमें भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंग्वेज अवेलेबल हैं, जिसमें जावा सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और आजकल पाइथन भी चल रही है। इसके अलावा अगर आपने फ्रीलांसिंग की दुनिया में जाना है तो बहुत सी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जहां एज ए फ्रीलांसर के तौर पर काम का स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें फाइवर है, freelance.com है, और जो स्पेशली प्रोफेशनल बंदे के लिए वो अपवर्क अवेलेबल है। गवर्नमेंट की जॉब आप कैसे सर्च कर सकते हैं? गवर्नमेंट के लिए सबसे पहले आप फोकस किया करें PPSC की वेबसाइट के ऊपर। उसके ऊपर बहुत इजी तरीकाकार है, उनकी ऐड नंबर शो हो रहा होता है, उसको क्लिक करेंगे तो अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ। उस पर क्लिक करेंगे, इस ऐड नंबर को किसी भी ऐड नंबर को आप क्लिक करेंगे तो ये इधर से डाउनलोड हो जाएगी ऑटोमेटिक तरीके से। डाउनलोड होने के बाद आप इसको ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आप ये सारा क्राइटेरिया पढ़ लें कि इतनी जॉब्स अवेलेबल हैं, इतनी एज लिमिट है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने ये ऐड नंबर 8 नंबर डाउनलोड की है, जिसमें ये जॉब्स अवेलेबल हैं, और भी बहुत सी जॉब्स अवेलेबल हैं। जिस तरह ये काफ़ी जॉब्स अवेलेबल हैं। कोई भी ऐड डाउनलोड कीजिए, आप इसको फ्रीक्वेंटली वेबसाइट को विज़िट करते रहा करें और इसके ऊपर जॉब्स आती रहती हैं। अब ये ऐड मैंने डाउनलोड की है, इसमें जॉब्स आई हैं, 6 जॉब्स हैं ओपन मेरिट पे। एक लड़कियों के लिए यानी कि फ़ीमेल, और 2 स्पेशल लोगों के लिए जो कि फाटा या इस तरह के इलाकों में रहते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? BA चाहिए या BSc या BCom या BBA, और एज उसकी 18 से 30 या 35 तक। और उसका पेपर पैटर्न क्या होगा? 1 पेपर होगा MCQ टाइप का, जनरल एबिलिटी रिटन टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स एंड 90 मिनट्स ड्यूरिंग comprising question relating to the general knowledge including Pakistan study, current affair, Islamic study, geography, basic mathematics, English, Urdu, everyday science and computer studies। इस तरह आप इस वेबसाइट को देखते रहा करें। और इसकी लास्ट डेट कितनी है? 18 तारीख है, 3 मार्च 2019। तो इसकी कितने पैसे लगेंगे अप्लाई करने के लिए? 600 रुपया लगेगा आपका एक जॉब्स को अप्लाई करने के लिए। इस तरह इनकी हर आप ऐड को डाउनलोड करके देखा करें, अगर आपके रिलेटेड कोई है तो उसको अप्लाई किया करें। एक और ऐड है, ये ऐड नंबर 6 है। इसमें देख लेते हैं ये कि मास्टर डिग्री इनको चाहिए। ये देखें, मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि या कंप्यूटर साइंस MSc हो, MCS या MCS या IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो, तो 12 ईयर एक्सपीरियंस, और ये है भी 19 स्केल की। डायरेक्टर के लिए चाहिए तो इनको एक्सपीरियंस बंदा चाहिए। इसी तरह इन हर जॉब्स की तादाद देख लिया करें और किस डेजिग्नेशन के लिए। ये 17वें स्केल के लिए। और बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? MSc कंप्यूटर साइंस, इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है। इसी तरह ये भी MSc है और इसमें भी एक्सपीरियंस चाहिए। कितना? किसी प्राइवेट फर्म में 2 ईयर का। ये LLB और ये भी LLB। इस तरह इसकी भी अप्लाई करने की लास्ट तारीख 8 मार्च 2019 है और 600 रुपया फ़ीस है। ये ऊपर सीरीज़ नंबर लिखी हुई है कि इनकी इतनी फ़ीस है और इतनी फ़ीस है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह आप ये PPS की वेबसाइट को विज़िट किया करें। इसके अलावा ये FPSC की वेबसाइट है, इसको भी विज़िट किया करें। और NTS वेबसाइट है, UTS वेबसाइट है, यूनिवर्सल टेस्टिंग सर्विस, और इस तरह और भी बहुत सी वेबसाइट हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब्स बता रही होती हैं। तो इनको भी आप विज़िट किया करें अगर आपका माइंड है स्टडी के बाद जॉब्स करने का।
इसके अलावा अगर आप फ्रीलांसिंग की दुनिया में जाना चाहते हैं तो freelance.com है, fiverr.com है और अपवर्क जो कि प्रोफेशनल बंदों के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा प्राइवेट जॉब्स अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो फेसबुक पे या वैसे ऑनलाइन गूगल पे सर्च कर लें कि आप किस एरिया में रहते हैं, तो उस हिसाब से सर्च किया करें गूगल पे जॉब्स इन लाहौर, जॉब्स इन झेलम, जॉब्स इन सियालकोट, जिस एरिया में आप रहते हैं। अगर आप अपने घर के नज़दीक की जॉब करना चाहते हैं कोई भी कंप्यूटर के मतलब ये तरीका होता है कि जॉब को सर्च किया जाए। और जॉब लेने के लिए प्राइवेट के लिए जो बात कर रहा हूँ कि आप एक अच्छी सी अट्रैक्टिव किस्म की सीवी बना लें। अगर आपने पहले सीवी नहीं बनाई हुई तो एक सबसे पहले जब आप सीवी बनाएंगे तो वो एक अच्छी अट्रैक्टिव किस्म की नहीं बनेगी, क्योंकि कोई भी काम पहली दफ़ा करने पे बहुत बेहतरीन नहीं हो सकता। इसलिए आप एक दफ़ा सीवी बनाएंगे, 2 दफ़ा सीवी बनाएंगे, लोगों की सीवी देखेंगे, सीवी के टेम्पलेट इंटरनेट से देखें और उसको देखते हुए अपनी सीवी बनाएं। ईमेल करना सीखें, ईमेल करें अपनी सीवी को। और मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो कि आपका सीवी मांगती हैं और आपका डाटा मांगती हैं और फिर आपको ईमेल भेजती रहती हैं कि इस तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं, क्या अप्लाई करना चाहते हैं, क्या अप्लाई करना चाहते हैं। वो डेली बेस पे आपको रिमाइंडर कराती हैं कि आपने जो क्वालिफ़िकेशन हमें बताई है उस लिहाज से जॉब्स अवेलेबल हैं, क्या अप्लाई करना चाहते हैं। इसके अलावा जब हम 2 ईयर बीएससी करते हैं और उसके बाद 2 ईयर एमएससी करते हैं, तो ये जो 2 ईयर बीएससी होती है ये टोटली ही एजुकेशन पर्पज़ के लिए होती है। यानी कि सिर्फ हमने चीज़ों को रट्टा लगाना होता है, किताबों को पढ़ना होता है और वही रटे रटाए क्वेश्चन जाकर पेपर में लिखाते हैं और प्रैक्टिकल ऐसे ही हमें मार्क्स मिल जाते हैं। प्रैक्टिकल में भी कुछ ऐसा अमली तौर पर कोई काम नहीं करवाते जिसकी वजह से वो बच्चे को वैसे ही मार्क्स मिल जाते हैं। तो यानी कि ये जो 2 ईयर है सिर्फ प्रॉपर एजुकेशन बेस पे होता है, सिर्फ लिखना पढ़ना याद करना, यानी कि प्रैक्टिकल ऐसा कुछ नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल जितनी भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं या और भी ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारा हमें या डेटाबेस की जो बुक्स है उनको पढ़ते हैं तो वो सब नॉलेज हमारा बुकिश यानी कि बुकिश नॉलेज होता है। हम उसको कहते हैं बुकिश नॉलेज, जो कि सिर्फ बुक्स तक अवेलेबल होता है या पेपरों तक अवेलेबल होता है। और फिर जब हम एमएससी करने जाते हैं तो तब जाके हमें कुछ हद तक प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ लैब्स होती हैं और हमें लैब्स के मार्क्स मिलते हैं, लैब्स के अलग क्लासेस होती हैं। तो लैब जब करते हैं यानी कि लैब मतलब प्रैक्टिकल काम करते हैं तो हमें कुछ कुछ समझ आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए हमारा एक बच्चा जो 2 ईयर बीएससी करता है, 2 ईयर एमएससी करता है, उसकी निस्बत वो बच्चा जो एफएससी के बाद 4 साल इंजीनियरिंग करता है, बीएस इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस या आईटी, तो वो इस बच्चे की निस्बत उसके पास प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उस बच्चे को जॉब्स तलाश करने में आसानी रहती है। चूँकि प्रैक्टिकल वर्क कम होता है, इसलिए जो बीएससी एमएससी करते हैं वो फिर प्रैक्टिकल वर्क करने के बजाय ज़्यादातर टीचिंग की फील्ड में चले जाते हैं। तो मेरा तो यही मशवरा है कि अगर आप भी बीएससी करने के बाद एमएससी करना चाहते हैं और एमएससी के बाद एक सॉफ्टवेयर उसमें जॉब करना चाहते हैं, तो बीएससी के बाद एमएससी में जब जाएं तो फुल्ली फोकस करें अपनी प्रैक्टिकल वर्क पे, ताकि आप मार्केट का मुकाबला कर सकें। अगर आपने गवर्नमेंट की जॉब पे अप्लाई करना है तो उसके लिए मुख्तलिफ बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जो आप एक ले आएँ। जो भी जॉब आती है उसके रिलेटेड बुक्स हर टाइम अवेलेबल होती है। यानी कि अगर आज जॉब आई है तो आज ही मार्केट में बुक आ जाती है, क्योंकि वो लोग इस चीज़ पे फोकस करके बैठे होते हैं कि कौन सी जॉब्स आ रही हैं, तो उस लिहाज से उन्होंने वो बुक्स मार्केट में भेजनी होती हैं। यानी कि वो हमसे भी 2 हाथ आगे होते हैं, नज़र रखे हुए होते हैं कि कौन सी जॉब्स आनी है और कौन सी बुक्स अब मार्केट में देनी है। क्योंकि जब जॉब्स आती हैं तो स्टूडेंट या बहुत से लोग उससे मतलब बुक ढूंढना तलाश कर देते हैं, तो वो अवेलेबल होती है 500 की, 400 की, 300 की। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा कि बीएससी के बाद किधर 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 जाया जा सकता है और आप मेंटली तौर पर रेडी हों कि आगे कौन कौन सी परेशानियां तो नहीं, मुश्किलात कह सकते हैं कि बंदा थोड़ा सा
यानी कि अगर किसी जगह तरफ जाना हो तो थोड़ा सा आइडिया और रास्ते का तो बंदा इजीली पहुंच सकता है। इसलिए थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए कि मैंने किस तरफ जाना है और आगे इस फील्ड में क्या क्या मुश्किलात हैं या परेशानी है या डिफ़िकल्टीज़ अवेलेबल हैं जिसको मैंने फेस करना है। इसलिए मेंटली तौर पर आप तैयार होकर किसी भी फील्ड को चूज़ करें। कोई भी फील्ड चूज़ करेंगे, मेहनत करेंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे। दिए गए क्विज़ के आंसर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।